एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारे फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइज, जितने भी हमारे फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। एंड दोस्तों, क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए नीचे लगा दिया है, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छे से विजिबल होगा। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारकों एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसके प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि जो शीत युद्ध है यानी कि जो कोल्ड वॉर है उसकी जो समाप्ति हुई उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे एंड उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, चलिए फटाफट से हम लोग सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा परिचय। गाइज, आप लोगों को परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि एक लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाली शीत युद्ध की अवधारणा 1985 ई के बाद समाप्त होती दिखाई देने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव का जो वातावरण था वह शांति के वातावरण में बदलता प्रतीत होने लगा। यह पाक शीत युद्ध में 1970 में भी कमी आई थी, लेकिन 1979 में अफगानिस्तान संकट ने इसके स्थायी अंत की संभावनाओं को धराशायी कर दिया और एक नए प्रकार के शीत युद्ध को जन्म देकर विश्व को फिर से नए विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया। लेकिन कुछ कारणों से अमेरिका और सोवियत संघ तथा इनके सहयोगी राष्ट्रों ने अब विश्व में स्थायी शांति के प्रयास करने पर सहमति दिखाई देने लगी और अंत में वे अपने इस उद्देश्य में सफल हो गए तथा शीत युद्ध का विश्व से सफाया होना प्रारंभ हो गया। दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना है। बेसिकली गाइस, जो हमारा शीत युद्ध है वो कब शुरू हुआ? देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी पूरी दुनिया ने यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड ने दो विश्व युद्ध का सामना किया है। एक तो था प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा था द्वितीय विश्व युद्ध। तो दोस्तों, जब ये दोनों विश्व युद्ध समाप्त हुए यानी कि जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, इन दोनों देशों के बीच में एक वॉर सी छिड़ गई, एक जंग सी छिड़ गई। क्योंकि दोस्तों, ये दोनों ही कंट्रीज उस टाइम पे एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे हर क्षेत्र में। जहां अमेरिका में एक तरफ पूंजीवादी साम्राज्य था यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था थी, वहीं दूसरी तरफ जो सोवियत संघ था वहां पे जो थी वो साम्यवादी व्यवस्था थी। तो दोस्तों, इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच एक तरीके से एक युद्ध सा शुरू हो गया। हालांकि ये युद्ध एक अलग तरीके का युद्ध था, एक अलग तरीके की लड़ाई थी। इस जो शीत युद्ध हो रहा था, इसके अंदर किसी भी कंट्री ने किसी भी तरीके के हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हाँ, यहाँ पे अब जो पूरा वर्ल्ड था वो दो गुटों में बढ़ चुका था। एक थे वो देश जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे थे वो देश जो सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहे थे। एंड दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच इतनी ज़्यादा जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा था कि पूरी दुनिया के देशों को ये एहसास होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों देशों के बीच में जो ये तनाव चल रहा है इससे फिर से एक और युद्ध छिड़ जाए और विश्व को तीसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, इस चीज़ को देखते हुए एंड इस सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जो शीत युद्ध है फिर उसको समाप्त करना ज़रूरी था और इसको समाप्त करने के प्रयास शुरू कर दिए गए। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की तरफ से ये प्रयास किए गए, क्योंकि दोनों ही कंट्री ये जानती थी कि अगर एक और विश्व युद्ध होता है तो
दोनों को ही बहुत नुकसान होगा। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा विश्व में लगभग 3 दशक तक आतंक का संतुलन कायम रखने वाली शीत युद्ध की अवधारणा आखिरकार 1991 को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लुप्त हो गई। इसकी समाप्ति के कारण हैं, तो दोस्तों बेसिकली 5 कारण हैं शीत युद्ध के अंत के। तो दोस्तों उसके अंदर जो सबसे पहला कारण है वो है सोवियत संघ का विघटन। तो दोस्तों सोवियत संघ का विघटन पहला कारण। दूसरा है सोवियत संघ का आर्थिक दिवालियापन। तीसरा है लोकतांत्रिक विचारधारा का विकास। चौथा है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। और पांचवा है गोर्बाचोवा की उदारवादी नीति। तो दोस्तों आप लोगों को इन पांचों पॉइंटों को ध्यान रखना है एंड इन पांचों पॉइंटों को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो दोस्तों चलिए फटाफट से हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। एंड जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा सोवियत संघ का विघटन। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरने वाले तथा 1945 से 1991 तक विश्व संबंधों में एक महाशक्ति के रूप में जाने जाने वाला देश सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। उसके 3 बाल्टिक राज्य एस्थोनिया, लेटिविया तथा लुथेनिया तो पहले ही स्वतंत्र हो चुके थे। शेष राज्य भी एक एक करके स्वतंत्रता के प्रयास करने लगे। आंतरिक आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं के कारण इनको एक सूत्र में बांधकर अब सोवियत संघ के लिए संभव नहीं था। इन्होंने मिखाइल गोर्बाचोवा की उदारवादी नीतियों का पूरा लाभ उठाया और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अपने समय में महाशक्ति के रूप में पहचान रखने वाले देश सोवियत संघ अब अपने राजनीतिक बिखराव को नहीं रोक सका और उसका साम्यवादी दल भी समाप्त हो गया। गोर्बाचोवा की आर्थिक नीतियां, साम्यवाद की कट्टरता, बाल्टिक राज्यों की भूमिका, मुक्त बाजार व्यवस्था, लोकतंत्र का आकर्षण आदि तत्वों ने सोवियत संघ के विघटन में योगदान दिया और इससे शीत युद्ध स्वतः ही समाप्त हो गया। सो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा सोवियत संघ का विघटन। सो दोस्तों सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद जो सोवियत संघ देश है वो बना था एंड ये एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश बनकर उभरा। तो दोस्तों 1945 से 1991 तक पूरे जो भी हमारे वर्ल्ड के संबंध थे, यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन थे, उसके अंदर सोवियत संघ एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा और लोग काफ़ी ज़्यादा सोवियत संघ से डरते थे और इस देश से कोई भी पंगा नहीं लेता था। लेकिन दोस्तों 1991 में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, उस टाइम पे जो सोवियत संघ है उसका धीरे धीरे विघटन होना शुरू हो गया। यानी कि वो जो सोवियत संघ है ये काफ़ी सारी कंट्रीज से मिलकर बना था, तो अब वो देश इससे अलग होना शुरू हो गए, जिसमें कि सबसे पहले इसके 3 बाल्टिक राज्य से अलग हुए जो थे एस्थोनिया, लेटिविया और लिथुआनिया। तो दोस्तों ये 3 पहले स्वतंत्र हुए, उसके बाद जो अन्य राज्य थे वो भी एक एक करके इससे अलग होने लगे। इसके अलावा आंतरिक और आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के कारण भी ये अब अपने देशों को सूत्र में बांधकर नहीं रख पा रहा था, यानी कि अब देश एक के बाद एक विरोध कर रहे थे एंड वो सोवियत संघ के साथ, यानी कि सोवियत संघ के अंदर नहीं रहना चाहते थे। इसके अलावा दोस्तों मिखाइल गोर्बाचोवा, दोस्तों ये एक मिनिस्टर हैं, एक नेता हैं जो कि उस टाइम पे सोवियत संघ के अंदर आए थे, मतलब सोवियत संघ के अंदर इन्होंने पोजीशन संभाली थी। इनकी जो उदारवादी नीति थी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया अलग अलग कंट्रीज़ ने जो भी सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे कंट्रीज अलग होने लगी और अब जो राजनीतिक बिखराव था सोवियत संघ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और उसको संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा दोस्तों 1991 में जो हमारे जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से चेंज होना शुरू हो गया था। नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा था, नई नई चीज़ें आ रही थी, जैसे कि आर्थिक नीतियाँ आ रही थी नई नई। साम्यवाद एक बहुत ज़्यादा कट्टर व्यवस्था थी, तो उसकी कट्टरता भी अब लोगों को समझ आने लगी थी।
एंड इसके अलावा जो भी पूंजीवादी राज्य थे उनसे लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे, लोकतंत्र का विकास हो रहा था। ये जितनी भी चीज़ें हैं इन्होंने सोवियत संघ के विघटन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया और इस तरीके से जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो गया और शीत युद्ध खुद ही समाप्त हो गया। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस पॉइंट को मेंशन करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है सोवियत संघ का आर्थिक दिवालियापन। 1945 के बाद सोवियत संघ लगातार अपना अधिकतर पैसा शस्त्र निर्माण व अंतरिक्ष अनुसंधान पर खर्च करता चला आ रहा था। उसने अपने देश में ऐसे कारखाने या उत्पादन इकाइयों की स्थापना व विकास पर ध्यान नहीं दिया जिससे उसके व्यापार में वृद्धि हो और लोगों को रोजगार मिले और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। उसकी पश्चिमी शक्तियों के साथ स्मारक प्रतिस्पर्धा उसको दिवालिया बना दिया। उसकी राष्ट्रीय आय लगातार घटती आ रही थी, उसका निर्यात लगातार कम होता जा रहा था, उसके कृषि उत्पादन भी चौपट हो गए, लगातार श्रमिक हड़ताल करने लगे। खाड़ी युद्ध ने उसके शस्त्र निर्यात को गहरा आघात पहुंचाया। उसके लगातार गिरते उत्पादन ने लोगों में गरीबी व भ्रष्टाचार को जन्म दिया। लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई। उसने पश्चिमी देशों से आर्थिक सहायता की मांग की। सहायता के बदले पश्चिमी देशों ने उस पर कठोर शर्तें लगा दी और प्राप्त सहायता से भी वह अपनी सैनिक प्रतिस्पर्धा जारी नहीं रख सकता था। इसी कारण से वह अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए उठने वाले आंदोलनों को भी नहीं रोक सका। सभी राज्य एक एक करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अंत में इस साम्यवादी देश का विघटन हो गया और इस तरह उसका आर्थिक दिवालियापन या आर्थिक मजबूरियां ही उसके अंत का कारण बनी और इससे शीत युद्ध का भी अंत हो गया। सो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारा सोवियत संघ का आर्थिक दिवालियापन। दोस्तों 1945 के बाद जो सोवियत संघ था उसमें लगातार जो वेपन्स हैं यानी कि जो शस्त्र निर्माण है उसका काम जोरों शोरों से चला दिया। दोस्तों जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध के अंदर जो होड़ लगी हुई थी वो ये थी दोनों देशों के बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, कि वो लोग एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल वेपन्स बनाना चाहते थे। यानी कि मान लीजिए अगर अमेरिका ने कोई मिसाइल बनाया है तो सोवियत संघ उससे डबल पावर का मिसाइल बनाने की कोशिश करता था और बनाता था। उसी तरीके से जो हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान है उसमें भी दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। दोनों ही चाहते थे कि अंतरिक्ष में सबसे पहले उन दोनों में से कोई एक देश जाए। सोवियत संघ खुद को चाहता था और अमेरिका खुद को चाहता था। तो दोस्तों इस पे भी उनकी जो कंट्री है उसका बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। दोनों देश खूब सारा धन इस दोनों चीज़ों के ऊपर वेस्ट कर रहे थे एंड जो इस चीज़ का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा सोवियत संघ के ऊपर। सोवियत संघ ने क्या किया, उसने आर्थिक जो उसके शस्त्र निर्माण है और अंतरिक्ष अनुसंधान है उसके चक्कर में उसने अपने देश के विकास के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। और देश के ऊपर विकास के ऊपर जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो ना तो वहाँ कोई ऐसे कारखाने थे जिनसे लोगों की आय बढ़ती, ना ही जो उनका निर्यात है वो सही से हो पा रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। और दोस्तों ये जितनी भी प्रॉब्लम थी इन्होंने जो इम्पैक्ट डाला वो डाला वहाँ की आम जनता पे, यानी कि जो वहाँ के आम लोग थे। तो उन लोगों ने हड़ताल करनी शुरू कर दी एंड अब वो लोग किसी भी तरीके से सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे। दोस्तों जो साम्यवादी व्यवस्था है उसके अंदर जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार होता है। तो क्योंकि सोवियत संघ के अंदर साम्यवादी व्यवस्था थी तो वहाँ पे लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे कोई भी निजीकरण नहीं था, यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं था जिससे कि लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार मिल सके। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो अब लोग जो थे वो अलग होना चाहते थे और इस तरीके से जो सोवियत संघ के अंदर एरिया आता था उनमें काफ़ी सारे देश हैं जो कि अब अलग होना शुरू हो गए। और दोस्तों इस तरीके से आर्थिक दिवालियापन ने सोवियत संघ का विघटन किया और ये भी शीत युद्ध के अंत का एक कारण बना। सो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। एंड दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है लोकतंत्रीय विचारधारा का विकास। साम्यवाद की कट्टरता ने जनता को लोकतंत्रीय विचारधारा की ओर जाने पर विवश कर दिया। जनता साम्यवादी अत्याचारों से मुक्ति पाने को तैयार थी। जनता को 1991 में एक ऐसा अवसर मिला जब पूर्वी यूरोप के देश स्वतंत्र
निर्वाचन वाली बहुदलीय लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था को अपनाने लगे। सोवियत संघ के सभी नवउदित स्वतंत्र राज्यों ने मिखाइल गोर्बाचोव के उदारवादी स्वभाव का फायदा उठाकर साम्यवाद को नष्ट कर दिया। सोवियत संघ में भी 1990 में साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जन भावनाओं को व्यापक महत्व दिया गया और लोगों के मन पश्चिमी देशों के प्रति सहयोग व प्रेम की भावना का जन्म हुआ। साम्यवादी देशों के रूप में पश्चिमी देशों के प्रति अविश्वास की भावना की पूरी तरह समाप्ति हो गई। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्रीय व्यवस्था विचारधारा का विकास। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है शीत युद्ध के अंत का। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि अमेरिका के अंदर उस टाइम पे जब शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका के अंदर हमेशा से पूंजीवादी व्यवस्था रही है और जो सोवियत संघ है वहाँ पे थी साम्यवादी व्यवस्था। और साम्यवादी जो व्यवस्था है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है, काफ़ी ज़्यादा कट्टर होती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, लाइक कोई भी कच्चा माल है, कोई भी रॉ मटेरियल है, ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिनसे उत्पादन किया जाता है, उस सब के ऊपर यानी कि हर सेक्टर के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है उसका अधिकार होता है। तो वहाँ पे सोवियत संघ में भी ऐसा ही था। एंड दोस्तों, इसकी वजह से वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं था, यानी कि लोग खुद का कोई काम नहीं कर सकते थे, उनको सरकार द्वारा जो काम प्रोवाइड किया जाता था, जो चीज़ें होती थी, उन्हीं को फॉलो करना पड़ता था। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था थी, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत तेज़ी से अपना विकास कर रहा था, बहुत तेज़ी से विश्व के साथ कनेक्ट हो रहा था। साम्यवादी व्यवस्था के होने के कारण जो सोवियत संघ है वो उतना ज़्यादा देशों से जुड़ नहीं पा रहा था जितना कि उसे जुड़ना चाहिए था। तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए एंड फिर जो आप लोगों को पता होगा कि जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है उसके अंदर जो एक इंसान होता है, जो एक ह्यूमन होता है, उसको बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है। वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, वो सरकार का विरोध कर सकता है, ऐसे काफ़ी सारे उनको अधिकार होते हैं एक आम जनता को। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में ऐसा कोई भी अधिकार आम जनता को नहीं दिया जाता। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, इन चीज़ों ने जो सोवियत संघ के जो देश हैं उनको अलग होने को, उनको स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। और जो रही सही कसर थी वो मिखाइल गोर्बाचोव की उदारवादी स्वभाव ने पूरी कर दी और उस तरीके से जो सोवियत संघ है वहाँ पे भी जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है वो लागू होना शुरू हो गई और लोगों के दिल में जो हमारे पूंजीवादी देश थे उनके प्रति प्रेम और सहयोग की भावना जागने लगी। एंड जो भी हमारे सोवियत संघ के लोग थे अब वो भी दूसरे देशों से कनेक्ट होना शुरू हो गए। और दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे ये लोकतंत्रीय व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा कारण बनी जिससे कि जो शीत युद्ध है उसका अंत हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि 1990 में पूर्वी यूरोप के अधिकतर देशों ने लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ मुक्त बाजार व्यवस्था को भी स्वीकार कर लिया। आर्थिक विकास का कम्युनिस्ट मॉडल अप्रासंगिक प्रतीत होने लगा तथा केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था ने जनता की क्रय शक्ति में कमी कर दी। गोर्बाचोव के उदारवादी कार्यक्रम में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को भी प्रमुख स्थान दिया गया था। गोर्बाचोव ने स्वयं अपनी इस नीति की घोषणा की थी। लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हुई। इससे सोवियत संघ और पश्चिमी देशों में व्यापार में वृद्धि होने लगी और अब G7 देशों से भी उसके आर्थिक सहायता प्राप्त होने की संभावना में वृद्धि हो गई। अमेरिका तथा जर्मनी ने सोवियत संघ को आर्थिक मदद देकर जनता के मन में अपने प्रति चली आ रही नफरत की भावना को समाप्त कर दिया और जनता ने अपने साम्यवादी नेताओं और उनके आर्थिक कार्यक्रमों की आलोचना करनी शुरू कर दी। इससे उनकी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का स्वप्न पूरा हुआ और अंतिम रूप से शीत युद्ध का भी अंत हो गया। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था।
दोस्तों 1990 के बाद जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ के अंदर लोकतंत्रीय व्यवस्था तो आ चुकी थी एंड अब वहाँ पे मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था भी आने लगी। दोस्तों बेसिकली मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे कोई भी पाबंदी ना हो और सभी देश आपस में खुलकर व्यापार कर सके और अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विकास कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो कम्युनिस्ट मॉडल था यानी कि जो साम्यवादी मॉडल था वो अब बहुत पुराना सा प्रतीत होने लगा था और जो केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था थी यानी कि जो सरकार का नियंत्रण होता था उत्पादन के हर साधन पे वो अब जनता के लिए सही नहीं थी। उससे जनता की जो क्रय शक्ति थी वो कम होने लगी थी। इसके अलावा दोस्तों उदारवादी कार्यक्रमों ने भी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था प्रमुख स्थान मिला उसको। एंड दोस्तों इस तरीके से आगे चलते चलते लोगों की एक लंबे समय से चली आ रही मांग जिसमें कि वो चाहते थे कि वो व्यापार करें दूसरी कंट्रियों के साथ वो अब पूरी होनी शुरू हो गई थी और इस तरीके से जो सोवियत संघ है उसके जो संबंध हैं वो पश्चिमी देशों के साथ बढ़ने लगे और जो हमारे G7 कंट्रीज़ हैं उनके साथ बढ़ने लगे। तो दोस्तों इस तरीके से संबंधों में वृद्धि हुई और अब अमेरिका और जर्मनी ने सोवियत संघ को आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है जब अमेरिका सोवियत संघ को मदद कर रहा है तो इसका मतलब अब जो वो भावना है कंपटीशन वाली प्रतिस्पर्धा वाली वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने लगी थी और अब दोनों देशों की जनता को ये समझ आ रहा था कि आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर लड़ेंगे तो एक और विश्व युद्ध होगा और देश को फिर से जान और माल की बहुत हानि उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों अमेरिका के इस कदम ने जो सोवियत संघ की जनता है उनके दिलों में जो नफरत थी पूंजीवादी देशों को लेकर उसको बहुत कम कर दिया एंड अब दोनों देशों में सहयोग की भावना स्थापना होनी शुरू हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। और इसके अलावा दोस्तों अब जो सोवियत संघ है वहाँ पे साम्यवादी नेताओं की आलोचना होनी शुरू हो गई और जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है उसका सपना पूरा हुआ और जो शीत युद्ध है उसका अंत हो गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गोर्बाचोव की उदारवादी नीति। 1985 में सत्ता संभालते ही मिखाइल गोर्बाचोव ने अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण से अस्तित्व का व सहयोग की नीति अपनाई। उसने शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ कम और मध्य दूरी तथा मार करने वाले मिसाइल को नष्ट करने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए। उसने खुलेपन तथा पूर्ण निर्माण की नीति लागू की। इससे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जगत में नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। उसकी इस नीतियों ने सोवियत संघ में अलगाव की प्रवृत्ति को जन्म दिया। उसने पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र का भी समर्थन करके अपने उदारवादी कार्यक्रम को स्पष्ट किया। उसने वार्सा पैक्ट भंग करने की घोषणा करके साम्यवादी कार्यक्रम को गहरा आघात पहुंचाया। भ्रष्टाचार व आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार जनता ने उसकी उदारवादी नीतियों का पूरा फायदा उठाया और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने शुरू कर दिए। इससे सोवियत संघ का विघटन हुआ और इस विघटन ने शीत युद्ध का भी अंत कर दिया। सो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो मिखाइल गोर्बाचोव वो एक मिनिस्टर है जिन्होंने कि 1985 में सोवियत संघ में सत्ता संभाली और सत्ता संभालते ही उन्होंने अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सहयोग की नीति अपनानी शुरू कर दी। इससे शीत युद्ध की समाप्ति होनी शुरू हो गई और उन्होंने जो मिसाइल बनाए थे यानी कि कम दूरी और मध्य दूरी के जो मिसाइल बनाए थे उसको भी बैन कर दिया, उसको भी बंद कर दिया। और इसके अलावा उन्होंने खुलेपन और पूर्ण निर्माण की नीति को लागू किया देश के अंदर। ये जितनी भी चीज़ें थी इन्होंने सोवियत संघ के अंदर एक अलगाव की भावना पैदा की क्योंकि अभी तक सोवियत संघ के अंदर जो भी मिनिस्टर्स आए जो भी नेता आए वो सारे साम्यवाद को सपोर्ट करते थे पर मिखाइल जो थे वो इसको सपोर्ट करते थे लोकतंत्रीय व्यवस्था को। तो दोस्तों इस तरीके से अब अलग अलग चीज़ें होने लगी और जो हमारी जो जनता है सोवियत संघ की उसने अब भ्रष्टाचार और आर्थिक पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए उदारवादी नीतियों का पूरा फ़ायदा उठाया और इस तरीके से जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो सोवियत संघ से अलग हुए और स्वतंत्र हो गए और इस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये हमारे 5 पॉइंट हैं जो कि 5 कारण बने
जो शीत युद्ध की समाप्ति के। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि शीत युद्ध के अंत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों हमारा सबसे पहला पॉइंट है 1945 के बाद से अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य चले आ रहे शीत युद्ध सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति का प्रस्ताव पारित होने के साथ ही समाप्त हो गया। इससे विश्व संबंधों पर प्रभाव पड़े। तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा, इससे विश्व शांति का आधार मजबूत हुआ और दोनों देशों में लंबे समय से चली आ रहे तनाव का अंत हुआ। सेकंड प्रभाव पड़ा, इससे विश्व में आतंक के संतुलन के स्थान पर हितों का संतुलन स्थापित हुआ। इसने तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को समाप्त कर दिया। विश्व में अब सुरक्षा और विचारधारा के स्थान पर व्यापक व्यापार और पूंजी निवेश के मुद्दों का विकास होने लगा। सोवियत संघ तथा पश्चिमी राष्ट्रों में पारंपरिक सहयोग की भावना में वृद्धि हुई। अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सोवियत संघ को G7 के देशों व अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के आर्थिक सहायता मिलने लगी। सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की सदस्यता प्रदान की गई। दोस्तों यहाँ पे हम सॉरी गाइस, एक दो पॉइंट और हैं। इससे निशस्त्रीकरण के प्रयासों में वृद्धि हुई। सोवियत संघ तथा अन्य साम्यवादी देशों में लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विकास हुआ। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में भी वृद्धि हुई। विश्व में अमेरिका एक प्रमुख शक्ति बन गया। दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट फिनिश होते हैं। दोस्तों ये कुछ प्रभाव हैं जो कि शीत युद्ध के अंत के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे पड़े। बेसिकली गाइस, जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको बढ़ावा मिला। इसके अलावा जो हमारी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, लाइक जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, या फिर अगर हम बात करें UN की, यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ की, तो इनकी जो भूमिका है वो बढ़ गई, क्योंकि दोनों देश आपस में लड़ रहे थे। उस टाइम पे ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ इन लोगों की भूमिका बढ़ गई। इसके अलावा अमेरिका और जो सोवियत संघ है उसके बीच में बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक जो संबंध हैं वो ज़रूर स्थापित हो गए। दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट ख़त्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि सारे पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। एंड यस गाइज, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आया है तो दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के 4th सेमेस्टर से रिलेटेड कंप्लीट प्रिपरेशन में आप लोगों को अच्छे से कराने वाली हूँ। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।